सो इन द लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग रेजोनेंस, राइट। तो रेजोनेंस पे बात चल रहा था और हमें जो है उसी को जो है आगे प्रोसीड करना है। रेजोनेंस में जो है आगे हम क्या क्या जो है लिख सकते हैं एंड व्हाट आर द अदर थिंग रिलेटेड टू द रेजोनेंस। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि जैसे नाइट्रोईथीन है, ओके। तो हमें नाइट्रोईथीन में हमारे पास कई तरीके के कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं और यहाँ पे हमें फिगर आउट करना है कि विच वन इज लेस कंट्रीब्यूटिंग इन ऑल दीज, कि इन सब में जो है सबसे ज़्यादा लेस कंट्रीब्यूटिंग जो है कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो आपको जो है इसे बताना है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में जो है जस्ट फिगर आउट कि विच वन इज लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द नाइट्रोईथीन। नाइट्रोईथीन से हमारा मतलब जो है बहुत क्लियर है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड की, ओके। तो इस कंपाउंड के लिए जो है आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज द लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन ऑल दीज। तो व्हाट विल बी योर आंसर? तो यू हैव टू रिप्लाई वेरी क्विकली, ओके, विद इन 10 to 20 सेकेंड, सो वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कवर एज मच एज क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स इन दिस पर्टिकुलर क्लास, ओके। तो इसमें जो है आप आंसर दीजिए कि क्या जो है इसमें ऑप्शन होना चाहिए, ओके। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विच विल बी द लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोईथीन। तो नाइट्रोईथीन आपको गिवन है और इसका लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ओके। तो डेट इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर, ओके। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है और बाकी जितने के 3 हैं BCD हैं, दे आर चार्ज सेपरेटिंग स्ट्रक्चर। डेफिनेटली जो है इनमें जो है BCD को बनाने के लिए हमने चार्ज सेपरेशन किया हुआ है। अब अगर हमने चार्ज सेपरेशन किया हुआ है तो कौन सा जो है हमारा इन चार्ज सेपरेशन वाले स्ट्रक्चर में सबसे लेस कंट्रीब्यूटिंग है। तो सबसे लेस कंट्रीब्यूटिंग वाले की अगर हम बात करेंगे तो सिमिलरली यहाँ पे देखो B को ऑप्शन नहीं लेना है। देखो B को ऑप्शन इसने लेना है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के आसपास है। बट हेयर इफ यू गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देन सिमिलर चार्ज आर ऑन द एडिशन एटम, कि यहाँ पे देखोगे कि जो नियरेस्ट एटम है उन पे सेम चार्ज है, राइट। So I think because it is clear to you कि here these two nearest atom have the similar charge, तो definitely ये जो charge separation वाला होगा that will be the least stable contributing structure of nitroethene। तो इसको हम select करेंगे, this will be our answer, okay। क्योंकि यहाँ पे जो nearest atom है उन पे same charge place कर दिया है हमने, और ऐसा करने से obvious सी बात है कि अगर हम same charge प्लेस कर देंगे तो उसकी वजह से दोनों की स्टेबिलिटी ही डिक्रीज कर जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमसे पूछा जा रहा है कि विच विल बी द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज द क्वाइट सिमिलर क्वेश्चन टू द लास्ट वन। तो ये भी जो है लास्ट वन के जैसा ही है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होगा, okay। On the basis of these structures you have to figure out कि which one will be the least stable। So that's once again the statement remains same कि here we have to figure out कि which one will be the last resonating structure। तो what will be your answer for this particular question? तो आप इसको ध्यान से एक बार देख लो और यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, here नाइट्रोजन have the lone pair, okay। नाइट्रोजन के पास lone pair है यहाँ पे, तो उसको भी कंसीडर करके चलना है। तो उसके बाद जो है इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर इसका हो सकता है। तो लीस्ट स्टेबल पूछा जा रहा है, तो इसमें देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको फिगर आउट करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यू कैन क्लियरली से दैट कि दिस विल हैव 2 पाई बॉन्ड, दिस हैव 2 पाई बॉन्ड। तो ये दोनों तो लीस्ट स्टेबल हो नहीं सकते, ओके। क्योंकि जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या सबसे ज़्यादा होगी डेफिनेटली दैट बॉन्ड बी द लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग और लीस्ट स्टेबल, ओके। तो दैट इज क्लियर फ्रॉम दिस। नाउ द थिंग इज दैट कि इन दोनों में सिर्फ चार्ज सेपरेशन हुआ है, दिस एंड दिस। तो अगर इन दोनों में सिर्फ चार्ज सेपरेशन हुआ है तो चार्ज सेपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम किसको कंसीडर कर सकते हैं कि व्हाट विल बी आवर राइट आंसर बिटवीन दीज टू। इन दोनों में जो है कौन सा आंसर हम सेलेक्ट करेंगे। तो व्हाट विल बी योर आंसर बिटवीन A एंड B। तो A और B में जो है हम किसको सेलेक्ट करेंगे, दिस नाइट्रोजन ऑलरेडी हैव द लोन पेयर, राइट। कि नाइट्रोजन के ऊपर पहले से ही लोन पेयर है, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर उसके ऊपर पहले से ही लोन पेयर है तो इधर तो नेगेटिव हम प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या रिपेल करेंगे, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेंगे।
तो डेफिनेटली यहाँ पे भी जो है हम इसी आंसर को सेलेक्ट करेंगे फॉर द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो दैट इज अवर कंक्लूजन। देन आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव। जैसे लेट सपोज दैट, लेट मी टेल यू दैट कि यहाँ पे जो है रेजोनेंस का बॉन्ड ऑर्डर से क्या रिलेशन है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जैसे लेट सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट इज बेंजीन। ओके, so in the benzene we know that it have two resonating structure, one is this and another one is this resonating structure, and in these two resonating structure if you are going to figure out, so you can clearly see that these 3 pi bonds are equally shared with the 6 sigma bonds। ये जो 6 sigma bond है पूरी रिंग में, इनके साथ ये 3 pi bond जो है इक्वली शेयर हो रहे हैं। ओके, तो अगर ये डेफिनेटली इक्वली शेयर हो रहे हैं तो वी विल सिंपली से दैट कि ईच विल हैव ए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड, एंड अनदर वन इज 3/5 करेक्टर ऑफ पाई बॉन्ड। इट मीन्स यू विल सिंपली से दैट कि सॉरी 3/5 नहीं 3/6, तो 3/6 जो है हमारा करेक्टर है किसका, पाई बॉन्ड का। ओके, तो यहां पे जो है 3/6 जो है पाई करेक्टर है फॉर द ईच कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो अल्टीमेटली अगर हम इसमें बात करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर जो है कितना आएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है नियर अबाउट जो है कितना आएगा 1.5। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है तो डेफिनेटली द बॉन्ड लेंथ विल बी बिटवीन सिग्मा एंड डबल बॉन्ड, कि इसकी बॉन्ड लेंथ भी जो होगी, जितने भी हमारे कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे इसमें जो है बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, वो सिग्मा बॉन्ड के और डबल बॉन्ड के बीच में होगी, क्योंकि यहाँ पे ये 1.5 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो 1.5 इसलिए आ रहा है क्योंकि पाई बॉन्ड 3 ही है, लेकिन ये इक्वली शेयर हो रहे हैं 6 के साथ, तो एक के पास कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। ओके, इफ दिस 3 pi bonds are equally shared with the 6 sigma bond, then we will say that the 1 sigma bond will have the 0.5 pi bond character। तो अगर ये 0.5 pi bond character होगा तो definitely the net bond order will be 1.5। तो on the basis of that we will simply say that कि यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा कितना 1.5। अब देखो नेफ्थलीन आपसे पूछा गया है, तो नेफ्थलीन में आपसे पूछा जा रहा है कि जितने भी बॉन्ड हैं उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी कि नहीं होगी, तो उसको हम कैसे फिगर आउट करेंगे। तो फिगर आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो बिफोर दैट यू हैव टू मार्क द कार्बन एटम एज वेल। जैसे लेट सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ओके, कि ये मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी, ठीक है, क्योंकि एटम्स की पोजीशन जो है सेम रहेगी रेजोनेंस में, ओनली द पाई इलेक्ट्रॉन विल मूव। इसके बाद मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। तो इफ आई एम गोइंग टू डू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस, देन यू विल से दैट कि इसमें जो है इसके बाद ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसमें मैं प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा बना सकता हूँ, राइट, कुछ इस तरीके की सिचुएशन कर सकता हूँ। दैट इज द सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और यहाँ पे एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप सिंपली बोल सकते हो। इसके बाद जो है इसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं और प्लॉट कर सकता हूं, ठीक है, पाई बॉन्ड के अरेंजमेंट को लेके, और वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी जो है आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स वेरी क्लियरली, कि जैसे अगर हम कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में देखो, C1 और C2 के बीच में ऑब्जर्व करो। ओके, देन आफ्टर यू विल ऑब्जर्व जैसे लेट सपोज दैट बिटवीन 2 and 3, C2 and C3 के बीच में ऑब्जर्व करो। ओके, तो ये इनके बीच में आपको ऑब्जर्वेशन देना, तो इनके बीच में अगर आप ऑब्जर्वेशन देखोगे तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पाई बॉन्ड है 9, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स पाई बॉन्ड हमें कितनी बार दिख रहा है। तो जस्ट लेट्स फोकस ऑन दैट। फर्स्ट स्ट्रक्चर में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, राइट। तो सेकंड और थर्ड में मैं दिख रहा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है कितने टाइम्स आया है, तो पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे 2 टाइम्स आया है। ओके, 2 टाइम्स कंसिडरिंग 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बिटवीन 2 and 3 अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 बार आया है, फिर ये 2 बार आया है, तो यहाँ पे भी जो है 2 टाइम्स आ रहा है। ओके, उसके बाद जो है हम बात करते हैं C3 और C4 के बीच में, तो यहाँ पे नहीं है पाई बॉन्ड, इसमें भी नहीं है पाई बॉन्ड, बट इसमें इट मीन्स यहाँ पे एक ही बार आया है, 1 टाइम। तो ऑब्वियसली यू कैन क्लियरली से दैट कि हेयर पाई बॉन्ड आर नॉट इक्वली शेयर्ड,
कि यहाँ पे क्लियरली हमें साफ साफ ये दिख रहा है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड नेप्थलीन में इक्वली शेयर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है किसी बॉन्ड्स के बीच में ज्यादा शेयर हो रहा है, किसी के बीच में कम हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पाई बॉन्ड इक्वली शेयर नहीं हो रहे तो डेफिनेटली बेंजीन के जैसे बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में जो है पाई बॉन्ड इक्वली शेयर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इफ द पाई बॉन्ड्स आर इक्वली शेयर देन द बॉन्ड लेंथ जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल, बट हियर वी कैन क्लियरली से दैट द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ won't be equal because here the pi bonds are not distributed equally between कार्बन कार्बन। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी ही नहीं। तो इसके बेसिस पे फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, तो ये आपके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अब आपसे मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, तो अब आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। ओके, तो जस्ट इसके बेसिस पे आप बताइए, इसको ध्यान से देख लीजिए जो एक्सप्लेनेशन मैंने प्रोवाइड किया है। ऑन द बेसिस ऑफ डेट यू हैव टू क्लियरिफाई डेट कि विच विल बी द राइट आंसर। ओके, तो एवरीवन जस्ट फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि सारे कार्बन जो हैं वो सेम बॉन्ड लेंथ के होंगे, वो तो हो नहीं सकता, राइट। उसके अलावा जो है हमें बी और सी को देखना है, अगर ये दोनों भी गलत हो जाते हैं तो डी तो हमारा है ही, ठीक है। तो बी में दे रहा है C1 C2 बॉन्ड जो है वो शॉर्टर होगा C2 C3 से, तो पाई बॉन्ड जितना शेयर होगा उतना ही जो है बॉन्ड लेंथ जो है क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखते हैं C1 C2 में जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है पाई बॉन्ड, राइट, और C1 C2 में अगर 2 टाइम्स हो रहा है तो C2 C3 को ऑब्जर्व करते हैं, हेयर इट इज C2 C3 उसमें 1 टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है कि C1 C2 इज शॉर्टर, क्योंकि उसमें जो पाई बॉन्ड ज्यादा शेयर हो तो डेफिनेटली उसका जो है बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, सॉरी ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर सही भी आया है। ओके, डेफिनेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा कि C1 C2 बॉन्ड जो है डेट विल बी शॉर्टर देन C2 C3। ओके, तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो सभी को ये क्लियर हो गया है कि कैसे जो है C1 C2 बॉन्ड जो है वो शॉर्टर होगा किससे, C2 C3 बॉन्ड से। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो अब जो है थोड़ा एसिड की बात कर लेते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं, क्योंकि एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, इन सब पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, फ्रिक्वेंटली बनते हैं। तो एक सिंपल सा ऑर्डर है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू द ऑर्डर की ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ये है कि सबसे पहले जैसे ऑर्गेनिक की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टांसेस, नॉट ऑर्गेनिक एसिड, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक सबस्टांसेस। तो इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टांसेस द मोस्ट एसिडिक इज सल्फोनिक। जैसे जो हमारा सिंपल जो कंपाउंड है RSO3H दैट विल बी द मोस्ट एसिडिक ऑन द बेसिस ऑफ द पीके और के, किसी के बेसिस पे भी आप बोल सकते हो। ओके, इसके बाद जो है हमारे आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये जनरल डेरिवेटिव्स में कंपैरिजन हम कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ में आता है फिनोल PHOH। ओके, हाँ, इसमें जो है इस चीज को आपको ध्यान देना है कि इन बिटवीन जो है कुछ हमारे सबस्टांस है जिनको हमें लिखना होता है, वी हैव टू राइट सम सबस्टांसेस लाइक। तो सबस्टांसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये ऑर्डर पहले आप लिख लो, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक हम ऑर्गेनिक में किसको लेते हैं, सल्फोनिक को। उससे कम जो है हम किसको लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड से कम जो है हम लेते हैं H2CO3 को। इसको बीच में मैंने इसलिए यूज किया है, इंसर्ट किया है, क्योंकि इसका थोड़ा सा यूज है, ठीक है। CO2 इवॉल्व कराने की जब हम बात करेंगे, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट की बात होती है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से जो है कौन से एसिड जो है CO2 इवॉल्व करेंगे, ठीक है। NaSCO3 के साथ रिएक्शन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि NaSCO3 के साथ रिएक्शन होगा तो कौन CO2 इवॉल्व कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो इट विल डिपेंड ऑन दैट कि वो जो है सबस्टांस उससे ज़्यादा एसिडिक है कि नहीं, इससे ज़्यादा एसिडिक है कि नहीं। तो इससे ज़्यादा एसिडिक होगा तो डेफिनेटली जो है वो CO2 इवॉल्व करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। इट मीन्स इस ऑर्डर के हिसाब से ये दोनों तो कर देंगे CO2 इवॉल्व, लेकिन इसके बाद जो लिखेंगे, मतलब फिनोल जो लिखेंगे, तो फिनोल नहीं कर पाएगा CO2 इवॉल्व। ओके, तो फिनोल के बाद जो है अगर हम बात करें तो फिनोल के बाद जो है हम मिथेनॉल को लिखेंगे, ठीक है, मिथेनॉल को। तो मिथेनॉल को मैं इसलिए अलग से लिख रहा हूं क्योंकि मिथेनॉल जो है वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, MEOH। ओके, और MEOH के बाद जो है इसी तरीके से लिखोगे H2O। H2O से लेस एसिडिक होते हैं रेस्ट ऑफ द एल्कोहल ROH।
फिर आ जाएंगे एल्डिहाइड कीटोन्स, तो एल्डिहाइड कीटोन्स आ जाएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ में एल्डिहाइड कीटोन्स से लेस एसिडिक होती हैं एल्काइंस, और बेसिकली टर्मिनल एल्काइन लाइक दिस। टर्मिनल एल्काइन की बात हो रही है जिनमें जो है हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड हो। देन आफ्टर जो है एल्काइन के बाद जो है हम लेते हैं किसको, हाइड्रोजन को, H2 को, H2 से कम जो है हम लेते हैं एमाइन को, ठीक है, एमाइन से कम लेते हैं हम एल्कीन को, और सबसे कम एसिडिक होता है एल्केन, ठीक है, सबसे लीस्ट एसिडिक एल्केन होता है। तो एल्केन सबसे लीस्ट एसिडिक होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इनका कॉन्जुगेट बेस बनाएं सबसे H+ निकालने के बाद, ठीक है, द कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ ऑर्डर जो है क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। एल्केन का कॉन्जुगेट बेस जो है वो मोस्ट पावरफुल हो जाएगा, राइट, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा डेट विल बी द लीस्ट पावरफुल। तो इसके बेसिस पे जो है अगर हम बात करें कि एल्केन का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, और वो इनमें से किसी से भी प्रोटॉन निकाल सकता है, ये जितने भी ऊपर हमने लिखे। मतलब सिंपल सी बात है कि किसी के भी अगर हम कॉन्जुगेट बेस की बात करें कि जो कॉन्जुगेट बेस किसी भी एसिड का वो किससे प्रोटॉन ले सकता है, किस पर्टिकुलर से, तो जितने भी उसके लेफ्ट में लिखे हुए ऑन द लेफ्ट, ठीक है, जितने भी लेफ्ट में लिखे हुए उनसे वो प्रोटॉन निकाल सकता है उसका कॉन्जुगेट बेस, और जितने राइट में लिखे हैं उनसे नहीं निकाल सकता। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर हम इसकी बात करें कि इसका कॉन्जुगेट बेस जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा ये किससे प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तो डेफिनेटली सिर्फ इससे कर सकता है, इसके अलावा इन सब से नहीं कर सकता, राइट। तो ये हमें क्लियर हो गया कि कैसे जो है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का एक जनरल सा ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखो सिंपली यही पूछा गया कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इनमें, ओके, तो ये एल्काइन है, ठीक है, ये जो है हमें बेंजीन दिया हुआ है, ओके, ये जो है एल्केन दिया हुआ है C2H6, और ये अल्कोहल दिया हुआ मिथेनॉल। अब जो है मुझे लगता है आंसर क्लियर हो गया होगा। क्या आंसर बोलेंगे हम इन चारों में कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ओके। तो अब क्विकली जो है आंसर देना है इसका कि कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, जिसमें क्विकली जो है आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे तो एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है, और ये जो है बेंजीन है सिंपली, जो कि डबल बॉन्डेड है एल्कीन के, ऐसा नहीं, इसको तो नहीं ले सकते ना यार। ये देखो यहाँ पे अल्कोहल है, ध्यान से देखो, ये अल्कोहल है, मिथेनॉल जो है पहले आ रहा है, H2 से भी पहले आ रहा है, अल्कोहल से भी पहले आ रहा है, एल्डिहाइड कीटोन से भी आ रहा है, तो ये तो एल्काइन तो बहुत लास्ट में आ रहा है ना, टर्मिनल एल्काइन। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो है आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा आंसर, ओके। तो मिथेनॉल विल बी द राइट आंसर, ओके। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे एसिडिटी कंपैरिजन के, CO2 इवॉल्व करवाने के। इसमें आपको इस ऑर्डर को ध्यान में रखना है, डेट इज ऑन द बेसिस ऑफ द पीके। जैसे पीके की बात करोगे तो पीके इंक्रीज करेगा, ओके, सबसे लीस्ट पीके किसका होगा, इसका। तो पीके जो है इट विल बी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और के की बात करोगे तो के विल बी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। तो ये क्लियर हो गया। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये देखो आपके लिए जो है फिर से क्वेश्चन है, इंडक्टिव इफेक्ट को इंक्लूड करके इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, ओके। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आपको इन चारों के बीच में ऑर्डर जनरेट करना है, ओके। तो इसमें जो है जस्ट ए मिनट, PQRS, इसमें जो है CD नहीं अज्यूम करना है, इसको जो है आप ले लो, इसको कंसीडर कर लो R और इसको कंसीडर करो S, ओके। नाउ यू जनरेट द ऑर्डर फॉर दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस, PQRS एज्यूम करके जो है ऑर्डर जनरेट करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्विकली। और यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब की भी बात हो रही है, ये जो है सब्सटेंस अटैच है, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है। तो इन ग्रुप को जो है कंसीडर करते हुए आंसर देना है कि क्या आंसर होना चाहिए इसमें। इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, जितना ज्यादा क्लोज होगा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, और जितनी ज्यादा उसके नंबर होंगे वो भी मैटर करेगा, दोनों चीजें कंसीडर करेंगे। तो उसके बेसिस पे जो है किस ऑर्डर को हम करेक्ट मानेंगे इन सब में, ये आपको जो है आंसर बताना है। तो देखो यहाँ पे जो है सिचुएशन जो है बहुत ही सिंपल है। जैसे P को सबसे ज़्यादा एसिडिक नहीं लेना है, P जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पास तो 2 क्लोरीन है, इसके पास अकेले के पास फ्लोरीन है, ओके। तो B आंसर तो नहीं लेंगे, C आंसर जो हमें मिला है डेट इज करेक्ट।
करेक्ट इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन एटम के साथ फ्लोरीन है और इसमें 2 कार्बन, मतलब गैप ज़्यादा हो जा रहा है, राइट। और जितने भी -I ग्रुप होंगे तो -I ग्रुप जो है वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, ये चीज़ हमने पहले बताई भी थी आपको। तो डेफिनेटली जो है हमारा आंसर क्या होने वाला है, सी वाला। ओके, तो सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इन सब में तो 2-2 कार्बन एटम है, क्लियरली दिख रहा है इसके पास सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, तो डेफिनेटली दिस विल बी द मोस्ट एसिडिक। देन आफ्टर इनमें जो है इसके पास 2 क्लोरीन है, तो इसलिए जो है 2 -I ग्रुप है, तो ये जो है डोमिनेट कर जाएगा बाकी पे। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, कार्बन एटम देखो कितने आ रहे हैं COH के बीच में, तो यहाँ सिर्फ एक ही है और इनमें 2-2 कार्बन एटम है और इसमें जो है 2 क्लोरीन है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है क्या होगा, सी, RQPS। ओके, तो 2 क्लोरीन है, तो ये भी मैटर करेगा कि इसमें क्लोरीन के नंबर्स जो हैं डबल हैं। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर टू यू, सभी को जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने इसका आंसर जो है फिगर आउट किया है। इंडक्टिव इफेक्ट जो कि डिस्टेंस डिपेंडेंट एंड आल्सो वी कंसीडर द डिस्टेंस एंड द नंबर ऑफ इंडक्टिव ग्रुप। तो यहाँ पे Cl के पास 2 हैं, तो इसलिए P और S पे ये डोमिनेंट है, और डिस्टेंस की वजह से R जो है वो Q पे डोमिनेंट है। ओके, देन आफ्टर विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज रिलेटेड टू द कार्बोकैटायन, राइट। तो ये कार्बोकैटायन से रिलेटेड है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो हमारा इफेक्ट है उसकी बात करते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो कि हमारा 3rd इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करेंगे, दैट इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये जो नो बॉन्ड रेजोनेंस की सिचुएशन है यहाँ थोड़ी सी अलग है। अलग ऐसे है क्योंकि यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन आर डिफरेंट। इन द रेजोनेंस वी आर डीलोकलाइजिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, की रेजोनेंस में हम पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करते हैं, बट इन द हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू डिकोलाइज्ड। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विल बी डीलोकलाइज्ड इनटू पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है इसमें जो है होगा, अब देखो ये किस किस तरीके से ऑपरेट हो सकता है। तो एक तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ऑपरेट हो सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम फिगर आउट करेंगे तो दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोकैटायन, एंड दिस शुड हैव हाइड्रोजन एंड सैचुरेटेड हाइड्रोजन इसके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे जस्ट लाइक रेजोनेंस टाइप, तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो जाएगा, और इस H+ को हटाएंगे नहीं, इसको यहीं पे साथ में लिखते हैं, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको साथ में लिखना पड़ता है, इसको हटाते नहीं है। तो ये एक दूसरे के रिलेटिव हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। सिमिलरली जो है ये रेडिकल में भी ऑपरेट हो सकता है, तो रेडिकल में यही बॉन्ड क्लीवेज जो है होमोलाइटिकली होगा, तो इसको होमोलाइटिकली ब्रेक करेंगे तो फिर जो है इट विल जनरेट दिस पर्टिकुलर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है जिसको हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकलाइज होते हैं किसमें, पाई इलेक्ट्रॉन में। ऑब्वियस सी बात है जितने ज़्यादा सिग्मा ये जो हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उतना ज़्यादा जो है उस कैटायन और रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी। ओके, तो कैटायन और रेडिकल की स्टेबिलिटी, इवन एल्कीन की स्टेबिलिटी, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी को भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन से देखी जाती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई ये इस तरीके की एल्कीन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली इन द सिमिलर फैशन हेयर द हाइपर कॉन्जुगेशन विल ऑपरेट। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी जो है ये इस तरीके से जो है ऑपरेट होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये फिर जो है माइग्रेट करेगा टू दिस अपोजिट साइड। तो यहाँ पे जो है ये हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जब इनका बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस, और यहाँ पे भी सेम है कि यहाँ पे H+ को अलग नहीं करेंगे, साथ में ही लिखते हैं। ओके, तो ये एक दूसरे के रिलेटिव हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो एल्कीन में भी सेम चीज़ है, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज़्यादा एल्कीन स्टेबल होगी। ओके, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। सैचुरेटेड अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे उतना ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेंजीन, अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में थोड़ा सा डिफरेंट है चीज़,
कि अगर हम बेंजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बेंजीन में देखोगे तो यहाँ बेंजीन में जो है एक को अगर कंसीडर करोगे, जैसे CH3 है तो CH3 को जो है हम +H ग्रुप के रूप में देखते हैं। वहीं जो है एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, उसमें जो है हम किसको लिखते हैं, CF3 और CCl3, इन दोनों को लेते हैं। तो इनको जो है -H के रूप में कंसीडर करते हैं। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे इंटू 3 टाइम्स, क्योंकि बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होके जो है कई सारे स्ट्रक्चर बीच में बन सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर हम बात करेंगे तो एक तो ये खुद, ठीक है, इंटू तो 3 इंटू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और +1, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 है तो 3 इंटू 3 9 और +1 इट मीन्स इसके पास 10 जो है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे अगर CH3 होगा तो। बट हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो तब 1 नहीं लिखना, तब 0 लिखना है। जैसे लेट सपोज दैट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तो 10 हो जाएंगे। तो इफ आई एम गोइंग टू एक्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, से लेट सपोज दैट हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये टर्सरी ग्रुप है तो इसके पास जो है कितने होंगे, 0। इसमें 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तभी हम 1 को ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो बेंजीन के केस में 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3, सिंपली नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। ओके, तो इसके बेसिस पे जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी सबसे पहले वाले ऑप्शन की, तो वी नो डैट की आंसर तो आप क्लियरली समझ सकते हैं। लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जैसे किसी लोग को क्लियर नहीं होगा तो मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया कि बेंजीन में कैसे देखेंगे, नॉर्मली कैसे देखेंगे। और ये जो सबस्टांस होते हैं CF3 और CCl3, ये -H, ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इनके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो आंसर तो लगभग सभी को क्लियर है क्योंकि इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो इसके पास जो है कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसके पास 0 है। तो ऑब्वियस ये बात है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, A। एंड दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया विल ऑल्सो एप्लीकेबल टू फ्री रेडिकल एंड एल्कीन, कि ये जो क्राइटेरिया है ये फ्री रेडिकल और एल्कीन के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का कि हमारे पास ये 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और इन दोनों में आपसे पूछा गया कि कौन ज़्यादा मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है बिटवीन दीज टू। तो व्हाट विल बी योर आंसर। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें जो है आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया, तो इसको भी ध्यान से देखें आप। और जो मैंने कंट्रीब्यूशन की बात की थी तो आपको ध्यान रखना है कि कंट्रीब्यूशन में द फर्स्ट रूल इज दैट कि विच विल हैव द हायर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट विल बी द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग। देन आफ्टर वी आर सेइंग दैट कि कोवेलेंस मतलब कोवेलेंट बॉन्ड के बाद जो है हम देखते हैं कि बैलेंसी किस में कंप्लीटली फिल्ड है या ऑक्टेट किस में कंप्लीटली फिल्ड है। सेकेंड प्रियोरिटी वाइज ये रूल था, तो इस तरीके से ऑब्जर्व करना है, ध्यान भी देना है, ठीक है। तो इसमें क्लियरली देखो और फिर सोच समझ के बताओ। ओके, तो बी विल बी द राइट आंसर बिकॉज दैट इज वेरी इजी फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से ही जो है हमें डिफरेंस मिल रहा। यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है कम है और उसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या ज्यादा है, दूसरे पॉइंट से भी डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है एंड यू कैन क्लियरली से दैट कि यहाँ पे इसकी ऑक्टेट जो है कंप्लीट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बोथ पॉइंट यू विल सिंपली से दैट कि सेकेंड विल बी द मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। ओके, तो सेकंड जो है वो ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग होगा। ओके, तो ये चीज भी जो है धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ जाएगी आपको। नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। हियर वी हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, तो इसमें जो है आपको बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कंसीडर द बोथ इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो दोनों इफेक्ट को कंसीडर करके आपको आंसर देना है, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों को। तो इसके बेसिस पे आपको बोलना है कि किसमें करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लग सकता है देखने में, लेकिन हाँ, जितना कम टाइम आप लेंगे उतना ही इफेक्टिव होगा, राइट। तो यू हैव टू सॉल्व इट वेरी क्विकली। आपको बहुत ही जल्दी से इसको देखना है और आंसर करना है कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इससे जो है हमें हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों टॉपिक जो है इंक्लूड हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत इजी भी है इसको देखना, जहां तक मुझे लग रहा है। जैसे कुलदीप ने सही आंसर दिया है, डेट इज सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों फेवर कर रहे हैं इसको। बिकॉज यू हैव टू चेंज योर आंसर,
क्योंकि यहाँ पे तो जो है देखो इसमें तो सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन ही लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो है इसको क्लियरली ध्यान से देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों को देखिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, वो भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। और यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा है सिर्फ, यहाँ पे रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लग रहा है, और यहाँ पे रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन और एक्सटेंसिवली लग रहा है। उसके पास तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो यू हैव टू चेंज योर आंसर। ओके, तो here you can clearly say right कि this will be the most stable carbocation with respect to both point of view, hyperconjugation as well as resonance। ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन में भी है, और इसमें भी दोनों में है, ठीक है। और इसमें जो है सिर्फ रेजोनेंस में है और इसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन में है। ओके, तो नाउ योर आंसर शुड बी सी। तो आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। तो सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो है हमसे पूछा गया है एसिडिटी को। तो वंस अगेन देखो, जो मैंने आपको एक ऑर्डर लिखवाया था उसी को आपको फॉलो करना है इसी क्वेश्चन में। तो जस्ट यू हैव टू टेल मी दिस क्वेश्चन, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली, क्योंकि अब जो है आपको ऑर्डर पता हुआ है तो आप बहुत जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या ऑर्डर होना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन के लिए एसिडिटी का। लेकिन यहाँ पे हमसे के भी पूछा है। ओके, तो के भी बताना है। ये तो भी देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया यहाँ पे कि हमसे जो है के ना पूछ के भी पूछ लिया गया है। आंसर के भी के लिए देना है हमको। तो पहले तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंक्लूड करिए कि व्हाट विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो वही ऑर्डर के के लिए हो जाएगा। डेफिनेटली जो के का ऑर्डर होगा जस्ट अपोजिट टू डेट जो है वो के बी का ऑर्डर हो जाएगा, राइट। क्योंकि के बी जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करता है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप कोई एसिडिक स्ट्रेंथ वाला ऑर्डर बना लीजिए, जस्ट उसका उल्टा ऑर्डर जो है किसके लिए हो जाएगा? के बी के लिए हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे जो है आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियसली जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है किसकी होगी? जैसे मे बी यहाँ पे मुझे लगता है देयर इज़ ए टाइपिंग एरर, क्योंकि जो आंसर्स हमें दिए हैं उसमें के हिसाब से आंसर दिए हैं। ओके, तो यू हैव टू चेंज इट, ठीक है। तो इसमें जो आप इसको के कंसीडर करके ही आंसर दो। ओके, तो के कंसीडर करो एसिडिक स्ट्रेंथ, बस उसी के बेसिस पे आंसर दो। तो उसी के बेसिस पे अगर आंसर दोगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ये, राइट, दैट इज बेंजोइक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिनोल आता है। फिनोल के बाद जो है फिर कौन आते हैं? एल्कोहल्स आते हैं, और फिर टर्मिनल एल्काइन आते हैं, जो हमने ऑर्डर आपको बताया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेट जो है अगर आपसे आंसर पूछा जाए तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है क्या होगा? बी ऑप्शन, राइट। तो आफ्टर दैट टेबल दैट विल बिकम मोर इजी टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे ये टेबल आपको क्लेरिफाई होगी कि कौन एसिडिक स्ट्रेंथ में कहाँ लाई कर सकता, तो डेफिनेटली यू कैन इजीली आंसर इट। इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू द मोर इंटरेक्टिव क्वेश्चन ऑफ होमोलाइटिक क्लीवेज and also that is included to the hyper conjugation। रेडिकल की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से देखी जाती है, इसलिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे CH बॉन्ड को आपको होमोलाइटिकली ब्रेक करना है। होमोलाइटिकली ब्रेक करने का मतलब आपको कार्बन पे रेडिकल जनरेट करना है। तो कहाँ पे रेडिकल जनरेट करना जो है सबसे ज़्यादा ईजी है? तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ईजी होगा डेफिनेटली उसका जो है बॉन्ड जो डिसोसिएशन हमारी एंथैल्पी होगी वो सबसे लीस्ट होगी, और जिसमें सबसे टफ होगा वहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो दीज आर द ऑप्शन गिवन टू यू। जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट पोजीशन आपको दी हुई है, तो उसके बेसिस पे आपको बताना है कि किस में जो है हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी और किस में सबसे कम। तो जस्ट यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाट विल बी द रेडिकल फॉर्म्ड इन द रेस्पेक्टिव डिसोसिएशन, एंड आफ्टर दैट you will compare the stability of these radicals, और जिसमें सबसे लेस स्टेबल रेडिकल बनेगा उस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ओके,
तो क्या आंसर होना चाहिए? तो C1H जो है, इसमें एक आंसर हमें मिला है कि C1H को तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ओके, फिर उसके बाद C4H में, फिर उसके बाद C3H में, और सबसे लीस्ट C2H में। डेट इज़ द राइट आंसर एक्चुअली। ठीक है, तो ये आंसर सही भी है और कुछ लोगों ने इसमें बीच में गलत आंसर भी दे दिया है, तो आई थिंक दे हैव टू रेक्टिफाई देयर आंसर। तो थोड़ा रेक्टिफाई करिए, क्योंकि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से देखना है। यहाँ पे रेडिकल बनाइए, कितने अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, तो यू विल गेट ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन हेयर। ओके, एक अल्फा हाइड्रोजन आएगा इसके लिए। इसके लिए सेकंड वाले के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तो 3 and 3 6 and +2, तो इट विल हैव 8 अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला। Then after, if we are going to move this, then it will have 2 alpha hydrogen and 1, so it will have 3 alpha hydrogen, and this will have 2 alpha hydrogen. So on the basis of that, you can clearly understood that कि this will be the most stable radical form in this particular dissociation. तो अगर ये मोस्ट स्टेबल रेडिकल होगा तो इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसको बनाने में सबसे कम एनर्जी लगेगी। तो डेफिनेटली जो है हमारा आंसर क्या होगा? डी वाला। ओके, तो यू हैव टू चेंज योर आंसर। ओके, ये आंसर जो है बी ना होके क्या होगा? ठीक है सन्स। देन आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इट इंक्लूड बोथ रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन यू हैव टू फिगर आउट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ। तो इस डबल बॉन्ड की लेंथ को हमें कंपेयर करना है इन चारों में। तो ये थोड़ा सा टेस्टिंग एबिलिटी वाली सिचुएशन भी आ गई कि यहाँ पे जो है हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस को इंक्लूड करके आंसर देना है। ओके, कि क्या जो है आंसर होना चाहिए, दोनों को कंसिडर करने के बाद कि क्या जो है करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर का जो है रहेगा। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और दोनों को कंसिडर करना है, तो आई विल एक्सप्लेन दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई। ओके, तो पहले आप थोड़ा ट्राई करिए और बताइए कि क्या आंसर हो सकता है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें जिन जिन ऑप्शंस में जो है प्रॉब्लम हो सकती है कुछ स्टूडेंट्स को, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो एक आंसर आया है बी। तो बी में जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ में थर्ड वाले को सबसे ज़्यादा लिया है, उसके बाद सेकंड को, देन फर्स्ट को, देन फोर्थ को। ओके, आंसर तो सही है आपका यशवीर, आंसर तो करेक्ट है। ठीक है, बाकी लोगों को भी ये लॉजिक समझ में आ रहा है, तो दे कैन टेल मी कि दिस इज द करेक्ट आंसर एंड द लॉजिक विल बी क्लियर टू यू। ओके, तो हेयर वी नो डैट कि सब में रेजोनेंस लग रहा है। ओके, एक्सेप्ट दिस। फोर्थ को छोड़ दें तो उसमें जो है सिर्फ जो है क्या इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसमें सिर्फ जो है हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बट इन दीज द फर्स्ट थ्री देर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, कि यहाँ रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, राइट। जैसे नैन्सी का आंसर भी सही है। ओके, बी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे थर्ड सेकेंड फर्स्ट में रेजोनेंस होगा, एंड ऑब्वियसली वी नो डैट कि दीज पाई बॉन्ड विल बी शेयर बिटवीन दीज थ्री। ये जो पाई बॉन्ड है ये बेसिकली इनके बीच में शेयर होगा। तो यहाँ पे जो है नेट बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 + 2/3। ठीक है, यहाँ पे भी नियर अबाउट 1 + 2/3, ये रेजोनेंस की वजह से वो लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे 1 + 1/2। अब जो है ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन डिफरेंस क्रिएट करेगा बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इफ यू वांट्स टू फिगर आउट कि व्हाट विल बी द डिफरेंस। ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम डिफरेंस क्रिएट करने की बात करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड में हमें जब डिफरेंशिएट करना होगा तो कैसे करेंगे, देन वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन। वी नो दैट कि हाइपर कॉन्जुगेशन में भी तो पाई बॉन्ड शेयर होगा। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में भी पाई बॉन्ड शेयर होगा तो किस पर्टिकुलर जो है उसमें ज़्यादा शेयरिंग होगी पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड की डेफिनेटली ज़्यादा शेयरिंग होगी किसमें? सेकंड वाले में।
तो इफ वी आर गोइंग टू कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन दीज टू, तो फर्स्ट वाले का बॉन्ड ऑर्डर सेकंड वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ पाई बॉन्ड जो है ज्यादा हो रही है, तो डेफिनेटली दिस इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल द शेयरिंग ऑफ पाई बॉन्ड विल टेक प्लेस मोर विद रिस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर शेयरिंग ज्यादा होगी तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा स्लाइटली कम होगा इसके रिलेटिव। तो हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर तो क्लियर हो गया, ठीक है, माइंड में कि बॉन्ड ऑर्डर ऐसा होगा। तो जस्ट इससे उल्टा जो ऑर्डर आएगा डेट विल बी फॉर द बॉन्ड लेंथ। तो हमें बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछा गया, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ जो है किसकी होगी, फोर्थ वाले की, वो यहाँ पे दे रखा है, ओके। उससे जो है ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो है किसकी होगी, फर्स्ट वाले की, डेफिनेटली 1.67, ओके। इसका जो है इससे थोड़ा कम होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो इसकी बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा होगी देन आफ्टर सेकंड। और यहाँ पे तो 1.5 है, सबसे लीस्ट बॉन्ड ऑर्डर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। वैसे कुछ लोग इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, तो अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करते तो इट इज वेरी इजी फॉर अस, वी नो डेट कि द फोर्थ वन विल बी द लीस्ट, कि फोर्थ वाला जो है सबसे लीस्ट होगा, तो एक तो उसी के बेसिस पे हम आंसर दे सकते थे। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन शेयरिंग से जो है इन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस क्रिएट किया। तो जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा लग रहा था वहां पे शेयरिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, ज्यादा हो रही थी। तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ डेट जो है वी आर सेइंग समथिंग लाइक डेट, किस तरीके की सिचुएशन हम बोल रहे थे, ओके। तो ये तो जो है इसमें हो गया। अब जो है इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा अब बेंजीन वाले स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव कर जाते हैं, ओके। तो बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में जो है अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है किस रिंग में मैक्सिमम होगी। वी नो डेट कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप, जैसे प्लस एम, माइनस एम, ओके, इस तरीके के ग्रुप होते हैं। तो जिनके ऊपर लोन पेयर होता है दे आर जनरली नोन एज द प्लस एम ग्रुप, ठीक है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं बेंजीन से। जो अगर हम बात करें जो कार्बोनाइल ग्रुप हो या नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला ग्रुप हो, इस तरीके के जो ग्रुप होते हैं जो मतलब पाई बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो, जिसमें कार्बन जो है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे लेट्स सपोज दैट कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड हो, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो दीज ग्रुप्स विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते तो डेफिनेटली दे विल एक्ट एज ए माइनस एम ग्रुप, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे। और ये जो जिनके ऊपर लॉन पेयर्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ रिलीज करेंगे रेजोनेंस में, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेट अगर हम बात करें कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ओके, विच विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, कि किसमें जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें सबसे ज्यादा मिलेगी इन चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखो और भी ऑप्शन है, डी के अलावा जो है इसको भी देख सकते हो तुम, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, और इसको तो एकदम इग्नोर ही कर दो क्योंकि NO2 है, ओके। तो इसको तो इग्नोर कर देना, बस आपको देखना है बी, डी और सी में कंपेयर करना है, ठीक है। तो अभी जो है कुछ कुछ नए लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब आंसर आपका रेक्टिफाई हो जाना चाहिए, ओके। मुझे लगता है रेक्टिफाई आपको करना चाहिए यहाँ पे आंसर को। तो आंसर में जैसे इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज़्यादा रिलीज करने की एबिलिटी रखेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, ओके। ये तो न्यूट्रल है NH2 और OCH3। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि यहाँ पे जो है हम बी को सेलेक्ट करें। CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यस, बट हाँ CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बट दैट इज प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन से, ओके। वो हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यशवीर। तो हेयर यू हैव टू चेंज योर आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो O माइनस है, O माइनस की इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रेजोनेंस में इन न्यूट्रल ग्रुप से ज्यादा होगी। ये तो बहुत इजीली समझ सकते हो ना यार, कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज तो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यूट्रल ग्रुप्स। तो डेफिनेटली अगर हम इसमें फिगर आउट करने की बात करें कि व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन बिकॉज हेयर वी हैव O माइनस, ओके। तो ये हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए बी वाला O माइनस, ओके। तो O माइनस जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ओके, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा रिंग में, तो डेफिनेटली ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर टू यू, क्योंकि क्यों हमने O माइनस को सेलेक्ट किया, राइट। सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि O माइनस को हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं,
बाकी सब पे। अब देखो इसमें और भी बेटर क्वेश्चन आ जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है बिटवीन दीज थ्री। तो हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, जो आपको लगाना लगाइए। और उसमें क्योंकि रेजोनेंस तो लग नहीं सकता, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है नहीं। यू हैव टू ओनली कंसीडर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव यू हैव टू फिगर आउट द स्टेबिलिटी कि किस में जो है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, किस कार्बोकेटायन की। तो बताइए इसमें जो है क्या आंसर होगा। अगर पिछले क्वेश्चन में अगर someone still have some doubt then you can ask, otherwise जो है just solve this question 22 नंबर। ओके 22 में जो है आप बताइए, इसमें जो है आपको दो ही चीज़ें बचती है, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है। ओके तो इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे जो है आपको आंसर बताना है कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मीन्स दैट यू हैव टू फिगर आउट कि विच वन विल बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो इसमें जल्दी जल्दी इसको फिगर आउट करो, क्या आंसर लेंगे हम इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव। हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव पे, तो उसको प्रेफरेंस देंगे। तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, चारों ऑप्शन में जो है हम किसको सेलेक्ट करें। तो ऐसे एक आंसर आया है डी। तो डी आंसर में जो है अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 2 और एक 3 और 3 6। ओके 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं। इसके अलावा जो है बाकी और देखें तो ओके 3 और 2 5 और एक 6, राइट, हाँ 6 है। इसके बाद अगर हम देखते हैं बी ऑप्शन में, तो बी में 1 और एक 2, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे। और इसमें जो है 3 2 1, इट मीन्स यहाँ पे जो है 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे जो है 1 और 1 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे 2 2 2, मतलब यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्वेश्चन ये है कि किसको ज़्यादा ले हम, ठीक है, ए और डी में से जो है किसको ज़्यादा स्टेबल कंसीडर करेंगे हम। तो जैसे आंसर सभी लोग डी दे रहे हैं कि डी को जो है हम ज़्यादा स्टेबल कंसीडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। Is it true to consider that D as the more stable with respect to A? कि अगर हम इसमें बात करें तो आई थिंक यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को अगर हमें लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन से डिफरेंस नहीं मिल रहा है तब हम किसको कंसीडर करेंगे, इंडक्टिव को कंसीडर करेंगे। तो इंडक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज़्यादा जो है इफेक्टिव होगा, ओके, बिटवीन दीज कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आई थिंक यू हैव टू चेंज योर आंसर। जितने भी लोगों ने आंसर दिया है सभी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हें जो है हाइपर कॉन्जुगेशन से ना देख के किससे देखना होगा, इंडक्टिव से फिगर आउट करना होगा। तो फ्रॉम इंडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू चेंज योर आंसर। तो व्हाट विल बी योर आंसर, आई मीन आपने डी दे रहे हो लेकिन आपको आंसर चेंज करना होगा। तो किसको दोगे, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑब्वियस सी बात है, डी नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ए आंसर होगा। तो इंडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फिगर आउट करेंगे तो हम जो है किसको प्रेफरेंस देंगे, ए को ओवर डी। ओके तो ए को प्रेफरेंस देंगे डी पे, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से डिफरेंस नहीं मिल रहा। देन वी विल लुक टू द इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव्स में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है किसके साथ है, ए ऑप्शन के साथ। तो डेफिनेटली हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो ऐसे जो है टाई सिचुएशन भी आ सकते हैं कई बार। तो जब टाई सिचुएशन आ जाए और एक इफेक्ट से हमें कुछ ना मिल रहा, देन विल मूव टू द नेक्स्ट इफेक्ट। ओके कि हमें जो है दूसरे इफेक्ट की तरफ, जैसे यहाँ पे देखो कि ऐसे यहाँ पे इस एल्काइल ग्रुप में मूव करोगे तो कार्बन के बाद कुछ नहीं है, सिर्फ CH3 है। ओके यहाँ पे देखो तीनों तरफ जो है चेन लेंथ बड़ी है, इस तीनों के साथ जो है चेन लेंथ जो है बड़ी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो तीनों एल्काइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़े हुए हैं ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, राइट, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी डेट कि यहाँ पे देखो ये कार्बन के बाद फिर कार्बन है, इस कार्बन के बाद फिर से कार्बन है, इसमें कार्बन के बाद फिर से कार्बन है। लेकिन यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी डेट कि यहाँ पे कार्बन के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कार्बन के बाद कार्बन है, बट यहाँ पे जो है सिंपली यू विल से डेट कि यहाँ पे कार्बन के बाद कुछ नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप वी विल से डेट कि ए विल बी द मोर स्टेबल देन डी। जैसे प्रॉब्लम थी एक स्टूडेंट को, तो इसलिए मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्लस आई के बेसिस पे डिफरेंशिएट
हमने किया है, इसलिए जो है हमने ए ऑप्शन को ज़्यादा माना है। अब देखो इसमें देयर आफ्टर वी मूव टू दिस, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारा इसमें चीज़ें इंक्लूड हो जा रही हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है, और आपसे पूछा जा रहा है कि सेकंड एनायन जो है वो फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल हो, सेकंड वाला, ठीक है, फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल हो। किस में ऐसा होगा जिसमें ऐसा हो रहा हो? ओके, तो आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको उस ऑप्शन को चूज करना है जिसमें सेकंड एनायन जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। एनायन की स्टेबिलिटी को फिगर आउट करने के लिए आपको ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को कोई जितना ज़्यादा खींचेगा, कम करेगा, उतना वो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो डेफिनेटली जो हमारे -m -i या -h ग्रुप होंगे वो तो बढ़ाएंगे, राइट, स्टेबिलिटी, और जो प्लस वाले होंगे +h +i+m वो ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू फिगर आउट, बट हेयर हमें उसी को चूज करना जिसमें जो है सेकंड वाला फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्टेबल हो। ओके, तो कौन सा ऑप्शन जो है हमारे लिए करेक्ट होगा? तो विच वन विल बी द राइट ऑप्शन बिटवीन दीज 4? तो कौन सा 4 ऑप्शन इसमें हम इसमें सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा जो है करेक्ट हो जाएगा? तो क्विकली जो है इसका आंसर दें कि किसको जो है हम लेंगे, कि कौन सा जो है राइट आंसर होगा इन दीज 4 क्वेश्चंस। तो नैन्सी का आंसर सही है, बी इज द राइट ऑप्शन। तो लॉजिक क्लियर है? जैसे एक आंसर तो अभी तक हमें मिला है बी, और जो करेक्ट भी है, बट द थिंग इज दैट द लॉजिक शुड बी क्लियर कि वाई इन द सेकेंड ऑप्शन CCl3- इज मोर स्टेबल देन CF3-, जबकि हम जानते हैं कि फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, किसके रिलेटिव? क्लोरीन के रिलेटिव। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन क्लोरीन, बट स्टिल वी आर कंसिडरिंग दैट कि CCl3- इज मोर स्टेबल देन CF3-। तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, जैसे आंसर भी यही है, ठीक है, तो कितने लोगों को क्लियर है कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस तरीके का लॉजिक? तो यहाँ पे तो बहुत क्लियर सा लॉजिक है, NO2 जो है वो ज़्यादा -i होता है, पावरफुल, तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस, फर्स्ट वाला इसमें ज़्यादा होगा। इसमें भी CF3 जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है CCl3 से, तो ये ज़्यादा होगा। ये डायरेक्टली तो नेगेटिव चार्ज के साथ है नहीं, गैप पे है, तो ये क्लियर है। यहाँ पे भी क्लियर है, यहाँ पे NH2 जो है इसके ऊपर लोन पेयर होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे ये रेजोनेंस में चला जाएगा, तो दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस। तो ऑप्शन तो कुल मिला के यही बचता है। तो कुछ लोग अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल सकते हैं कि आंसर होगा बी ऑप्शन, बट वाई वी आर कंसिडरिंग बी एज द राइट ऑप्शन? तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस कि यहाँ पे जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज ये है, तो इन दीज 2 स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लोरीन हैव द वैकेंट 3d ऑर्बिटल। इसमें जो है क्लोरीन के पास क्या है? वैकेंट 3d ऑर्बिटल, वैकेंट 3d ऑर्बिटल होगा। तो वैकेंट 3d ऑर्बिटल होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस नेगेटिव चार्ज विल डीलोकलाइज्ड इन दैट 3d ऑर्बिटल। ये जो है उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज किस में डीलोकलाइज्ड होगा? ठीक है, उस 3d ऑर्बिटल में, मतलब बैक बॉन्डिंग का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, एंड बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग वी विल सिंपली से डेट कि हेयर दिस एनायन इज मोर स्टेबल देन CF3-। तो CF3- में बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, इंडक्टिव की सिर्फ पॉसिबिलिटी है, और इसमें जो है बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ 3d ऑर्बिटल। तो 3d ऑर्बिटल की वजह से जो है ये बैक बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा स्टेबल होगा, तो दिस विल बी अवर राइट आंसर। तो ये हमारा राइट आंसर है। सिमिलरली जो है इसमें अगर आप देखोगे तो इस तरीके की सिचुएशन जो है और भी क्वेश्चंस में देखी गई है। जैसे ये है हमारे पास कि हमारे पास एक कार्बन आयन है, और इसके अलावा जो है एक कार्बन आयन ये है, और इन दोनों में जो है हम स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सल्फर वाला जो है ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बन से। वंस अगेन द रीजन विल बी सेम, तो यहाँ पे भी रीजन जो है सेम लेंगे, क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, बिकॉज ऑफ दैट हियर द बैक बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी विल बी देयर। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, और बैक बॉन्डिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बैक बॉन्डिंग की वजह से जो है दिस विल बी मोर स्टेबल देन द सेकेंड वन, राइट। तो वैकेंट 3d ऑर्बिटल के होने की वजह से इस तरीके की पॉसिबिलिटीज को हम कंसीडर कर रहे हैं।
तो इसमें जो है और भी हमें एक्सपेक्ट्स को कंसीडर करना है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंसीडर द नेक्स्ट पार्ट इन विच वी विल डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, एनायन एंड आल्सो एसिडिटी एंड बेसिसिटी इन डिफरेंट सिचुएशन। ओके, so that's all for today. On Is2On स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए Is2On पर बने रहिए।